नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वंदना जादौन आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो बिल्कुल आज हम बात करेंगे विकास की परिभाषाओं की। तो देखिएगा इधर, विकास की परिभाषाएं। पहली परिभाषा बर्क के अनुसार, बर्क का कहना है बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व, शब्द पर ध्यान देना है, जन्म पूर्व कह दो या गर्भावस्था, गर्भावस्था से किशोरावस्था या कह दो परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। तो बिल्कुल ध्यान देना, बर्क ने क्या कहा, जन्म पूर्व, जन्म पूर्व कह दो, गर्भावस्था कह दो, प्रसव पूर्व कह दो, एक ही बात है। और वैसे भी हम विकास की बात हमने की थी कि विकास प्रारंभ होता है कौन से अवस्था से, गर्भावस्था से, जन्म पूर्व से। और ऐसा ही कहना है किसका, बर्क का, कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था या कह दो परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। ऐसी कैसी डेफिनेशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल शब्दों पे फोकस कर लेना है। क्या कहा है बर्क ने, जन्म पूर्व से किशोरावस्था, इतनी बात ध्यान रखनी है। अब आ जाइए क्रो एवं क्रो। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भ काल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक, अब देखिए क्रो ने क्या कहा, गर्भ काल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक, ये बात कही इन्होंने, अलग से ध्यान रखिएगा। क्रो ने क्या कहा, गर्भ काल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। जेम्स ट्रेवर, बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक, जन्म से का मतलब क्या है, गर्भावस्था नहीं, शेषावस्था, जन्म से या कह दो जन्म पश्चात से, यानी कि जेम्स ट्रेवर कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान वह शाखा जिसमें शेषावस्था से परिपक्वावस्था, जन्म से कह दो या शेषावस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत रखे हैं, लेकिन सिंपल प्रश्न पूछ लिया जाए कि बाल विकास के अंतर्गत कहां से कहां तक की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। और ये पहली परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, बर्क के द्वारा। बर्क की परिभाषा मान्य हुई है। बर्क ने बिल्कुल कहा है जन्म पूर्व कह दो या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो मान्य कौन सी परिभाषा हुई, बर्क वाली। तो सिंपल शब्दों में भी पूछ लिया जाए कि बाल विकास में कहां से कहां तक का, तो क्या जवाब देंगे आप, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। अब आ जाइए गेसेल की परिभाषा पर। क्या कहना है गेसेल का, कि विकास एक तरह का क्या है, परिवर्तन। सबसे मेन लाइन ध्यान रखनी है कि विकास एक तरह का परिवर्तन है, क्योंकि विकास के अंतर्गत सभी पक्षों में क्या होता है, परिवर्तन। तो बिल्कुल गेसेल ने कहा कि विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का क्या होता है, विकास। धीरे धीरे छोटे से बच्चा बड़ा होता जाता है, संपूर्ण पक्षों में परिवर्तन आता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। तो विकास किसे कहते हैं, विकास एक तरह का क्या है, परिवर्तन है। किसका कहना है, गेसेल। ब्रूनर ने क्या कहा कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ऐसा कहना है किसका, ब्रूनर का। ठीक है, तो परिभाषाओं पे फोकस करेंगे। इन तीन परिभाषाओं की हम बात करते तो यहाँ सबसे फेमस परिभाषा किसकी होती है, बर्क की, जो मान्य भी हुई है। तो बर्क ने सिंपल क्या कहा, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन। ठीक है। क्रो ने क्या कहा, गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ, प्रारंभ वाली बात, गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक। और जेम्स ट्रेवर ने तो गर्भावस्था की बात नहीं करी है, जन्म से यानी शेषावस्था से परिपक्वावस्था तक। क्लियर। लेकिन फेमस परिभाषा किसकी हुई है, बर्क की। विकास एक तरह का परिवर्तन है, किसने कहा, गेसेल ने। और विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये बात किसने कही, ब्रूनर ने।
परिभाषाओं को इसी तरह ध्यान रखना है, शब्द पर फोकस करना है, पूरी परिभाषा को रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। बिल्कुल, जैसा कि हम विकास पढ़ रहे हैं और आपको पता होगा विकास क्रम में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जब बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है तो कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को श्रीमती हरलोक ने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। किसने? श्रीमती हरलोक ने। सिंपल प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि श्रीमती हरलोक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को कितने भागों में बांटा? 4। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप और नवीन चिन्हों का उदय। देखिए इधर, बिल्कुल श्रीमती हरलोक का कहना है इन्होंने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को कितने भागों में बांटा है? 4। पहला है आकार में परिवर्तन, दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, तीसरा है पुराने चिन्हों का लोप और चौथा है नवीन चिन्हों का उदय। पहले की हम बात करें आकार में परिवर्तन, तो बिल्कुल आकार में परिवर्तन आता है। जब शिशु का जन्म होता है तो कितना छोटा सा शिशु होता है, इतने से हाथ में आ जाता है, और बाद में कितना विशालकाय शरीर हो जाता है। तो आकार में क्या आता है? परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन, जब शिशु का जन्म होता है तो सिर छोटा धड़ बड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन जैसे 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 वृद्धि होती जाती है सिर अपने सामान्य आकार में होता है और धड़ बड़ा होता चला जाता है। पता होना चाहिए आपको कि नवजात शिशु का सिर उसके संपूर्ण शरीर का 1/4 भाग होता है, जबकि वयस्क का सिर उसके संपूर्ण शरीर का 1/7 भाग होता है। ये सारी बातें आएंगी आगे। तो अनुपात में क्या आता है? परिवर्तन। पुराने चिन्हों का लोप, बिल्कुल पुराने चिन्हों का लोप हो जाता है। आप में से जो जो अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी किशोर, क्या आप में से किसी के दूध के दांत हैं अभी भी? नहीं, उनका क्या हो गया है? लोप। जो स्टार्टिंग में कोमलता नाजुकता होती है उसका भी क्या हो जाता है? लोप। नवीन चिन्हों का उदय, यस, कई ऐसे चिन्ह होते हैं जिनका उदय बाद में होता है। लड़कों के दाढ़ी मूछ वगैरह कब आती है? बाद में आती है। तो नवीन चिन्हों का उदय, यहाँ आपको सिंपली ध्यान रखना है, प्रश्न सीधे पूछ लिया जाता है कि श्रीमती हरलोक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को कितने भागों में बांटा? 4। साथ साथ याद करते चले जाइए, आपके लिए फायदेमंद होगा। कहाँ से उठते हैं? यहीं से उठते हैं क्वेश्चंस। तो हर कंसेप्ट को जो याद करने वाला है वो याद करो, जो समझने वाला है उसे समझो। तो परिवर्तन कितने? 4 बिल्कुल याद होने चाहिए। नंबर 1 आकार में परिवर्तन, नंबर 2 अनुपात में परिवर्तन, नंबर 3 पुराने चिन्हों का लोप और नंबर 4 नवीन चिन्हों का उदय। ठीक है, ये चर्चा हुई परिवर्तनों की। किसने की है? श्रीमती हरलोक ने। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे बात कर रहे हैं, वापस वही बात, विकास। एक छोटा बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है, उसका क्या होता है? विकास। ये विकास कई नियमों पर आधारित होता है। बहुत सारे नियम हैं और नियमों पर से ढेरों क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। तो विकास के कौन कौन से नियम होते हैं, आइए देखते हैं। विकास के नियम, विकास के नियम हम पढ़ने जा रहे हैं और पहला नियम है समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम यह कहता है कि बालक के विकास में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। एक बच्चा झोपड़ी में जन्म लिया, जिस बच्चे ने झोपड़ी में जन्म लिया है वो बच्चा चलना कैसे सीखेगा? पहले घुटनों के बल चलेगा, किसी चीज को पकड़ के खड़ा होना सीखेगा, फिर कदम बढ़ाना सीखेगा, फिर चलना और दौड़ना सीखेगा। और एक बालक जिसने आलीशान महल में जन्म लिया है, क्या वो सीधे माँ की गोद से उठकर दौड़ने लग जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अरे झोपड़ी में जन्म लिया हो या महल में, भारत में जन्म लिया हो या अमेरिका में, विकास समान नियमों पर आधारित होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। इसे कहते हैं समान प्रतिमान का नियम। नंबर 2 क्रमबद्धता का नियम। क्रमबद्धता का नियम यह कहता है कि विकास क्रमानुसार होता है। क्रमानुसार होता है विकास। कैसे? जब बच्चे का जन्म होता है
तो कुछ सप्ताह के बाद वो अपने मुंह से केवल ध्वनि निकालता है। किसकी ध्वनि? स्वर की, व्यंजन की। बिल्कुल स्वर की ध्वनि निकालता है, वो ऐसे ही करता है। फिर कुछ समय के पश्चात शब्द बोलना सीखता है, पूरा नहीं, आधा, पा, दा, ना। फिर पूरा शब्द, पापा, दादा, नाना। क्रम होता है, एक निश्चित श्रृंखला होती है। क्रमबद्धता के नियम को हम निश्चित श्रृंखला का नियम भी कह सकते हैं। निश्चित श्रृंखला। ठीक है, विकास की एक निश्चित श्रृंखला होती है, इसे हम क्रमबद्धता का नियम, या कह दें विकास क्रमानुसार होता है, या कह दें निश्चित श्रृंखला का नियम। नेक्स्ट नियम है अपना सतत विकास। सतत यानी निरंतर, लगातार। विकास निरंतर चलता रहता है, रुकता नहीं है। विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो सतत विकास का नियम, इसे हम निरंतरता का नियम भी कहते हैं। विकास जीवन पर्यंत चलता है, आजीवन चलता है, कभी रुकता नहीं है। सतत विकास का नियम। अब आइए परस्पर संबंध का नियम। परस्पर संबंध वाली बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विकास के मुख्य रूप से 4 पक्ष होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। इन चारों पक्षों में परस्पर संबंध होता है, लेकिन घनिष्ठ संबंध केवल शारीरिक और मानसिक विकास में होता है। घनिष्ठ संबंध शारीरिक और मानसिक विकास में। मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है कि जिस गति से शारीरिक विकास होता है उसी गति से मानसिक विकास होता है। शारीरिक विकास रुक जाता है तो मानसिक विकास भी रुक जाता है। तो प्रश्न आ जाए, विकास के कौन कौन से पक्ष परस्पर संबंधित होते हैं? तो जवाब देना 2 नहीं 4। प्रश्न क्या पूछा गया? विकास के कौन कौन से पक्ष परस्पर संबंधित होते हैं। ये रिटर्न में मैं सारे क्वेश्चंस दूंगी अभी आपको। अभी केवल सुनकर फोकस करें और समझने की कोशिश करें। तो विकास के कौन कौन से पक्ष परस्पर संबंधित होते हैं? 4, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। लेकिन प्रश्न आ जाए, विकास के कौन कौन से पक्षों में घनिष्ठ संबंध होता है? घनिष्ठ, जब घनिष्ठ शब्द आ जाए तो शारीरिक और मानसिक 2 पक्ष आएंगे। फिर तो घनिष्ठ संबंध किसमें होता है? शारीरिक और मानसिक पक्षों में घनिष्ठ संबंध होता है। कैसे? आपने देखा होगा किसी को पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है। जिसको लकवा मार जाता है, आपने देखा होगा उसका मुंह टेढ़ा सा हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, जब लेफ्ट हेमिस्फीयर काम करना बंद करते हैं, जैसे हेमिस्फीयर बोलते हैं, जब लेफ्ट हेमिस्फीयर काम करना बंद करता है तो बॉडी का राइट पार्ट काम करना बंद कर देता है, और जब राइट हेमिस्फीयर काम करना बंद करता है तो बॉडी का लेफ्ट पार्ट काम करना बंद कर देता है। उल्टा कनेक्शन होता है, ये याद रखना। शारीरिक और मानसिक में संबंध होता है। यहां से प्रश्न आ जाए कि दायां हेमिस्फीयर शरीर के कौन से अंगों को प्रभावित करता है? तो आंसर देना बाएं अंगों को। प्रश्न आ जाए, बायां हेमिस्फीयर शरीर के कौन से अंगों को प्रभावित करता है? तो आंसर देना दाएं अंगों को। उल्टा कनेक्शन होता है। बात समझ में आ गई होगी। राइट हेमिस्फीयर काम करना बंद करता है तो बॉडी का लेफ्ट, और लेफ्ट हेमिस्फीयर काम करना बंद करता है तो बॉडी का राइट। बिल्कुल ये कनेक्शन होता है। तो यहां सिंपली ध्यान रखना है, परस्पर संबंध चारों पक्षों में होता है। चारों पक्ष एकीकृत होते हैं, चारों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। बट घनिष्ठ संबंध होता है शारीरिक और मानसिक विकास में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। बिल्कुल सीधी सी बात है, बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करता है और उसके बाद विशिष्ट। कैसे? एक छोटा सा शिशु है, झूले में लेटा हुआ है, रंग बिरंगे खिलौने उसके सामने हैं। अगर शिशु को कोई खिलौना पसंद आता है तो कंप्लीट बॉडी मूवमेंट करता है, हाथ भी हिलाता है, पैर भी हिलाता है, गर्दन भी हिलाता है। लेकिन कुछ समय पश्चात
वो कंप्लीट बॉडी मूवमेंट नहीं करता, पर्टिकुलर हाथ बढ़ाकर उस खिलौने को पकड़ लेता है। अब एक बात बताइए, ये पकड़ने वाली क्वालिटी क्या जन्म से पाई जाती है? आप में से कुछ बोलेंगे हाँ, आप में से कुछ बोलेंगे नहीं। पकड़ने वाली क्वालिटी जन्म से नहीं पाई जाती। तो फिर आप कहेंगे कि मैडम जन्म के समय बच्चे को अगर रुपया पकड़ाओ तो वो रुपया तो बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। होता है नवजात शिशु को कोई पहली बार देखते हैं तो रुपया पकड़ा देते हैं तो बिल्कुल टाइट कस के पकड़ता है रुपया। कैसे पकड़ लेता है? बता दियो मैं आपको कैसे पकड़ लेता है। पकड़ने वाली कोई क्वालिटी नहीं होती है। जन्म के समय बच्चे की मुट्ठियां बंद होती हैं। अब रुपया पकड़ाने वाले जबरदस्ती बच्चे की मुट्ठी खोलते, रुपया पकड़ा देते तो मुट्ठी तो बंद करेगा ही, और उस छोटे से बच्चे पर इल्जाम लगा देते हैं कि देखो कितना टाइट कस के पकड़ा है, रुपयों में समझता है। क्या जमाना आ गया। हम मतलब दोषारोपण करने उस बच्चे को भी नहीं छोड़ते हैं। अरे छोटा सा बच्चा है, इस नवीन जगत में जन्म लिया है, वो क्या जाने क्या रुपया है, क्या पैसा है, क्या तेरा है, क्या मेरा है, कुछ नहीं जानता। एक इनोसेंट शिशु इस धरा पर जन्म लेता है, उसे बिगाड़ के धूल हम ही कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये, जन्म के समय पकड़ने वाली कोई क्वालिटी नहीं पाई जाती। तो शिशु यहाँ पहले कौन सी क्रियाएं कर रहा है? सामान्य। सामान्य के बाद विशिष्ट। पहले कंप्लीट बॉडी मूवमेंट करता है, फिर हाथ बढ़ाता है। पकड़ने के लिए भी पहले केवल फिंगर्स का प्रयोग होता है, ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है तो चीजें पकड़ में नहीं आती। बाद में अंगूठे का प्रयोग होता है, फिर प्रॉपर किसी चीज को पकड़ने लगता है। तो पहले सामान्य क्रियाएं होती, उसके बाद विशिष्ट क्रिया। नेक्स्ट देखिए, निश्चित दिशा का नियम। निश्चित दिशा की हम बात करते हैं तो एक हम बात करेंगे मस्तकाधोमुखी नियम। मस्तकाधोमुखी नियम के अनुसार विकास बताइए कैसे होता है? सिर से पैर या पैर से सिर? विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। गर्भावस्था की मैं बात करूं तो सबसे पहले बच्चे का सिर बनता है, फिर धड़ और फिर पैर। इसीलिए तो जब बच्चे का जन्म होता है तो पैर मुड़े हुए होते हैं, फिर धीरे धीरे पैरों की मालिश की जाती है, पैरों की लंबाई बढ़ती है तो पैर सीधे होते चले जाते हैं। ठीक है, बच्चे का जन्म हो गया। जन्म के पश्चात शिशु सीधा लेटा रहता है, उसे खुद से करवट लेना भी नहीं आता। लेकिन फिर समय के साथ साथ शिशु अपने आप करवट लेना सीख जाता है। करवट लेने के बाद उल्टा लेटना सीख जाता है। उल्टा लेटकर पहले अपनी सिर को उठाता है, सिर को उठाता है, सिर को उठाता, फिर दोनों हाथों के सपोर्ट से धड़ को उठाता है और फिर बैठ जाता है, और बैठने के बाद ही खड़ा होना सीखता है। तो जन्म के पश्चात भी विकास कैसे हुआ? पहले क्या उठा? सिर, धड़, हाथ, पैर। प्रॉपर क्रम यही होता है, सिर, धड़, हाथ, पैर। सिर उठता है, धड़ उठता है, हाथ और फिर पैर। तो सिर से पैर की ओर। तो मस्तकाधोमुखी नियम के अनुसार विकास कैसे होता है? ऊपर से नीचे की ओर, सिर से पैर की ओर। अब आ जाइए नेक्स्ट, निकट दूर नियम। निकट दूर नियम कहता है कि विकास निकट से दूर की ओर होता है, अर्थात विकास केंद्र से सिरों की ओर होता है। सिरों यानी बॉडी पार्ट्स, केंद्र से सिरों की ओर। जैसे पहले पूरी हथेली काम करेगी और फिर उंगलियां। जैसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास हो जाता है, फिर बॉडी के अदर पार्ट्स का। इसे हम कहते हैं निकट दूर, केंद्र से सिरों की ओर। बिल्कुल प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रश्न आ जाए कौन से नियम के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो जवाब देना मस्तकाधोमुखी नियम। कौन से नियम के अनुसार विकास केंद्र से सिरों की ओर होता है? अंदर से बाहर की ओर होता है, निकट दूर नियम। क्लियर? आगे चलें। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। बिल्कुल सही बात है।
व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय गाल्टन के द्वारा दिया गया था। किसे कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता? शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, उपलब्धि, सभी पक्षों में पाई जाने वाली भिन्नता को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता। क्या प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं? यस। क्या जन्म के समय भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है? यस। व्यक्तिगत विभिन्नता जन्म से पाई जाती है। जन्म से ही कोई बालक प्रतिभाशाली होता है। आगे पढ़ेंगे हम, बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि जन्मजात होती है। जन्म से ही कोई बालक प्रतिभाशाली होता है। कोई सामान्य बुद्धि होता है तो कोई मंद बुद्धि होता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, व्यक्तिगत विभिन्नता जन्म से पाई जाती है। नेक्स्ट है विकास की गति में भिन्नता का नियम। विकास की गति में क्या पाई जाती है? भिन्नता। गति में तो भिन्नता पाई जाएगी। अगर प्रतिभाशाली बच्चे ने जन्म लिया है तो प्रतिभाशाली बच्चे का विकास तीव्र गति से होता है। सामान्य बुद्धि बच्चे ने जन्म लिया है तो सामान्य बुद्धि बच्चे का विकास सामान्य गति से होता है। मंद बुद्धि बच्चे ने जन्म लिया है तो मंद बुद्धि बच्चे का विकास मंद गति से होता है। गति में भिन्नता पाई जाती है। याद रखना, विकास का क्रम निश्चित होता है, विकास की दिशा निश्चित होती है, लेकिन गति में भिन्नता पाई जाती है। यहां तक की बात क्लियर? आठ नियम हम पढ़ चुके हैं। आठों नियम को एक बार फिर देखिए। समान प्रतिमान का नियम यह कहता है कि विकास में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। विकास समान नियमों पर आधारित होता है। क्रमबद्धता का नियम कहता है कि विकास क्रमानुसार होता है। सतत विकास का नियम कहता है कि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, आजीवन चलता रहता है। परस्पर संबंध का नियम कहता है कि विकास के चारों पक्ष परस्पर संबंधित होते हैं, लेकिन घनिष्ठ संबंध शारीरिक और मानसिक में होता है। सामान्य से विशेष क्रियाओं का नियम सिंपल। बालक पहले कौन सी क्रियाएं करता है? सामान्य, और उसके बाद विशिष्ट। विकास की निश्चित दिशा होती है। निश्चित दिशा सिर से पैर और केंद्र से सिरों की ओर। सिर से पैर ऊपर से नीचे की ओर, केंद्र से सिरों अंदर से बाहर की ओर। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, इसलिए विकास की गति में भी भिन्नता पाई जाती है। प्रतिभाशाली बच्चे ने जन्म लिया है तो विकास तीव्र गति से होगा। सामान्य बुद्धि बच्चे ने जन्म लिया है तो विकास सामान्य गति से होगा, और मंद बुद्धि बच्चे ने जन्म लिया है तो विकास मंद गति से होता है। ये 8 नियम आपके सामने हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट नियम की ओर। ठीक है, नियम नंबर 9, अंतःक्रिया का नियम। अंतःक्रिया का नियम क्या होता है? अंतःक्रिया का मतलब होता है देखकर, सुनकर, अनुकरण से सीखना। एक बात बताइए, पहला बच्चा तीव्र गति से सीखता है या दूसरा? बिल्कुल, दूसरा बच्चा तीव्र गति से सीखता। क्यों? क्योंकि दूसरे बच्चे के सामने पहला बच्चा होता है, तो उसे देखने का, सुनने का, अनुकरण का ज्यादा अवसर मिलता है, इसलिए दूसरा बच्चा तीव्र गति से सीखता है। तो अंतःक्रिया का मतलब होता है देखकर, सुनकर व अनुकरण से सीखना। नेक्स्ट है वर्तुलाकार का नियम। वर्तुलाकार का नियम यह कहता है कि विकास केवल लंबाई में ना होकर, विकास केवल रेखीय ना होकर चारों ओर होता है। ये कौन सा नियम है? वर्तुलाकार का नियम। नेक्स्ट है विकास में परिवर्तन का नियम। बिल्कुल, क्या विकास में परिवर्तन होता है? यस, पढ़ चुके हैं हम। चारों पक्षों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास। तो विकास में परिवर्तन का नियम। विकास के अंतर्गत भविष्यवाणी की जा सकती है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। पूर्वानुमान कह दो, पूर्व कथन कह दो, या कह दो भविष्यवाणी का नियम। हम बालक को देखकर उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये बच्चा पेंटर बन सकता है, ये बच्चा इंजीनियर बन सकता है, ये बच्चा
डांसर बन सकता है। हम उसकी आदतों, हम उसकी विशेषताओं को देखकर उसके बारे में क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी। तो बिल्कुल भविष्यवाणी का नियम। नेक्स्ट है, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं। याद रखना, कोई भी अवस्था हो, कोई भी अवस्था खतरों से मुक्त नहीं है। शेषावस्था के अपने खतरे होते हैं। शेषावस्था क्या, हम गर्भावस्था से बात करें, गर्भावस्था के भी अपने खतरे होते हैं। गर्भावस्था में माँ को कई बातों का ध्यान रखना होता है। शेषावस्था के अपने खतरे होते हैं। बाल्यावस्था के अपने खतरे होते हैं। किशोरावस्था के अपने खतरे होते हैं। कोई भी अवस्था खतरों से मुक्त नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती है। बिल्कुल, प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान हो ऐसा जरूरी नहीं है। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास की अपेक्षा, प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, परवर्ती यानी बाद वाला, परवर्ती का मतलब होता है बाद वाला। जो प्रारंभिक विकास है वो बाद वाले विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक विकास में हमें बच्चे को संभालने की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। प्रारंभिक समय में ही हमें बच्चे को उंगली पकड़ाकर चलना सिखाना होता है। बाद में तो हम अपनी उंगली हटा लेते हैं और बच्चा खुद चलना सीख जाता है। प्रारंभिक विकास में ही संस्कारों की शिक्षा हमें देनी होती है। तो प्रारंभिक विकास परवर्ती यानी बाद वाले विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट आ जाइए, वंशानुक्रम व वातावरण के गुणनफल का नियम। वंशानुक्रम व वातावरण के गुणनफल का नियम। प्रश्न आ जाए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, या प्रश्न पहले पूछ लिया जाए कि विकास पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, वंशानुक्रम या वातावरण। नहीं चुन सकते हम एक को, दोनों प्रमुख कारक हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम पहला प्रमुख कारक है और वातावरण दूसरा प्रमुख कारक है। दोनों प्रमुख कारक माने जाते हैं। कभी किसी व्यक्ति पर हमें वंशानुक्रम का ज्यादा असर दिखाई देता है तो कभी किसी पर वातावरण का ज्यादा असर दिखाई देता है। उतार चढ़ाव चलता रहता है। इसीलिए तो व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल माना जाता है। बिल्कुल गुणनफल। हम यह बात करें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, व्यक्ति बराबर वंशानुक्रम हेरेडिटी इंटू वातावरण एनवायरमेंट। ठीक है, व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का प्रतिफल माना जाता है, हेरेडिटी इंटू एनवायरमेंट। ये जो दो शब्द है ना, वंशानुक्रम और वातावरण, वेरी इंपॉर्टेंट। विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक वंशानुक्रम और वातावरण। बुद्धि पर किस किस का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम और वातावरण। व्यक्तित्व पर किस किस का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम और वातावरण। व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, वंशानुक्रम और वातावरण। बहुत इंपॉर्टेंट कारक है ये, इसीलिए हमें इन कारकों को डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। तो इससे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे किसको, वंशानुक्रम और वातावरण को। पहले ये नियम एक बार और देख लीजिए, अंतःक्रिया का नियम। अंतःक्रिया का मतलब होता है देखकर, सुनकर व अनुकरण से सीखना। वर्तुलाकार का नियम यह कहता है कि विकास केवल लंबाई में ना होकर, केवल रेखीय ना होकर चारों ओर होता है। विकास में परिवर्तन का नियम। बिल्कुल विकास में परिवर्तन होता है। कौन कौन से पक्षों में, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। विकास में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, अर्थात भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती है। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। और वंशानुक्रम वातावरण के गुणनफल का नियम, यानी व्यक्ति का विकास जो है या विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से माने जाते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। यहां तक की चर्चा क्लियर। आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें VJ एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस।
For more information, call us on 9587 305 306.